ठीक है, फ्रॉग के बारे में बात करते हैं हम अभी। नॉर्मली जब हम फ्रॉग की बात करते हैं या मेंढक की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि वो किस ग्रुप से कहाँ बिलोंग करता है। फिर उसके बारे में हम उसका आवाज, स्वभाव कैसा है, इन सब चीज़ों को देखें। तो सबसे पहले फ्रॉग। फ्रॉग पे हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लेबोरेटरी में, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि फ्रॉग का बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारे लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसी के साथ लैब्स में इन पे ज़्यादा वर्क किया जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, और ह्यूमन से हम इनको कई बार रिलेट भी कर सकते हैं, इसलिए फ्रॉग्स पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट। बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे किंगडम की, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं, मतलब एनिमल के ग्रुप में आते हैं। देन हम बात करेंगे यहाँ पर फाइलम की। तो फाइलम सबको पता होना चाहिए, कॉर्डेटा ही होगा, ठीक। देन हम बात करेंगे यहाँ पर सब फाइलम की, जो कि आता है वर्टिब्रेटा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे डिवीजन। डिवीजन में ये आते हैं नेथोस्टोम्स, ठीक है, नेथोस्टोम्स या नेथोस्टोमेटा हम बोल सकते हैं। डिवीजन के बाद हम आते हैं सुपर क्लास पे। तो ये आते हैं टेट्रापोडा में। देन हम आएंगे क्लास में। तो क्लास इनकी है एम्फीबिया, राइट। देन हम आएंगे ऑर्डर पे। तो ऑर्डर इनका होता है एन्यूरा। देन लास्टली फैमिली रेनिडी या रानिडी। रानिडी की फैमिली है। जीनस नेम है राना। एंड स्पीशीज की जब बात करते हैं तो वो है टिग्रिना, ठीक है। जीनस स्पीशीज को हमेशा हमें डिवाइड करना। तो किंगडम एनिमल किंगडम से बिलोंगिंग है, ये चीज हमें क्लियर। फाइलम कॉर्डेटा है, जिसका मतलब इनमें जो मुख्य लक्षण होते हैं कॉर्डेट के, वो तीनों लक्षण यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है। कॉर्डेट के जो लक्षण होते हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको रखते हैं फाइलम कॉर्डेटा, राइट। तीन लक्षण कौन कौन से होते हैं कि नोटोकॉर्ड उपस्थित है, ठीक है। इसी के साथ गिल्स जो है, एक्सटर्नल गिल्स जो होते हैं वो उपस्थित हैं, नर्व कॉर्ड की उपस्थिति, ये तीनों संरचनाएं होंगी तो कॉर्डेट। सबफाइलम वर्टिब्रेटा का मतलब हुआ कि यहाँ पर वर्टिब्रेट कॉलम जो है वो इनके अंदर पाई जाती है, मेरुदंड जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर अच्छे से होती है। डिवीजन नेथोस्टोमेटा का मतलब होता है, नेथो मींस जॉइंटेड, ठीक है, जुड़े हुए, स्टोमेटा मींस माउथ, ठीक है। तो अगर ये नेथोस्टोम्स में आ रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि इनकी जो माउथ या माउथ पोर्शन है, मुख भाग है, वो जुड़ा हुआ है शरीर के भाग से, ट्रंक से, अलग से नहीं है, इसलिए हम इन्हें नेथोस्टोम्स में रखते हैं। सुपर क्लास टेट्रापोडा का मतलब हुआ 4 लेग्स इनमें पाए जाते हैं, टेट्रा 4, पोडा लेग्स। क्लास एम्फीबिया दोनों जगह पर रह सकते हैं। ऑर्डर एन्यूरा मतलब कायांतरण के बाद, मेटामॉर्फोसिस के बाद इनमें टेल नहीं रहेगी। अगर यूरोडील होते तो उनमें टेल होती, पर ये एन्यूरा में आते हैं, इसका मतलब कायांतरण के बाद उनमें टेल गायब हो जाती है, पूंछ उपस्थित नहीं। फैमिली रेनिडी है और जीनस स्पीशीज है राना टिग्रे, राइट। ये हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। अब जब हम इसकी संरचना देखेंगे तो इसकी संरचना भी हमें देखने को मिलती है।
ठीक है। ये सपोज अगर हम बोलते हैं फ्रॉग की संरचना है तो ये इनका होगा माउथ, ये आईज, आईज के चारों तरफ क्या रहेगी, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक। ये होगा फोर लेग या फोर लिम्ब, ये होगा हाइंड लिम्ब, ठीक है। ये होगी टिम्पैनम, यहाँ पे होगा वेब फीट, ये होगा यहाँ पर क्लोका या क्लोकल अपर्चर, ठीक है। इस तरह से यहाँ संरचना देखने को मिल सकती है। तो फ्रॉग की हमने बात की, नॉर्मली इस तरह से फ्रॉग उपस्थित रहता है और ऐसी संरचना होती है। पूंछ हमने नहीं बनाई इसकी, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टेल उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पर हैबिट एंड हैबिटेट। तो जब हम हैबिट मतलब आवास और स्वभाव की बात करें तो सबसे पहले तो ये रहते कहाँ हैं, फ्रेश वाटर में ये रहते हैं, ठीक है। इनका रहना फ्रेश वाटर में होता है, स्वच्छ जल में ये रहेंगे। और जब हम स्वभाव की बात करते हैं, स्वभाव पे आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये फ्रॉग्स जो बारिश का टाइम होता है, ठीक है, जो बसंत ऋतु होती है, बारिश का टाइम होता है, रेनी सीजन होते हैं, तब ये बाहर की तरफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, आसानी से बाहर की तरफ आ जाते हैं। लेकिन ठीक है, और उसी समय हमें यहाँ पर इनकी आवाज सुनने को मिलती है, टर टर करके आवाज करते हैं, ठीक। मेल्स करते हैं मोस्टली, आवाज जो होती है वो मेल्स के द्वारा होती है। और ये टाइम इनका बेस्ट टाइम होता है रिप्रोडक्शन, जन्म के लिए इसी समय पर ये बाहर आते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक। सेकेंडली हम अगर बात करते हैं तो विंटर्स में, सर्दियों में ये क्या करते हैं, वैसे ये मोस्टली हमने बोला कि वाटर में रहेंगे, फ्रेश वाटर में रहेंगे, लेकिन ये यहाँ से मड एरिया में भी आ सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे गीली मिट्टी होगी वहाँ पे भी ये आ सकते हैं, वहाँ पे भी ये अंदर की तरफ मिट्टी के अंदर रह सकते हैं। तो विंटर्स में क्या करेंगे, ये हाइबरनेशन करेंगे, जिसका मतलब हुआ कि ये अंदर जाके, मिट्टी के अंदर जाके 34 mm या जो भी है, एक परफेक्ट नीचे की तरफ गड्ढा बना के वहाँ पे रहेंगे विंटर्स, ताकि वो बच सके, क्योंकि वो अपनी बॉडी को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे तापमान को रेगुलेट नहीं कर पा रहे, नियमित नहीं कर पा रहे, इसलिए हाइबरनेशन में जाते हैं। सर्दियों के टाइम पे हाइबरनेशन, जिस टाइम पे वो कोई भोजन नहीं लेते, असक्रिय अवस्था में रहते हैं, ताकि उन्हें वापस ऊपर नहीं आना पड़े और बिल्कुल इनएक्टिव स्टेज होंगे। पर जैसे ही रेनी सीजन आएगा तो वो एक्टिव हो जाते हैं। और सेम समर्स में भी ये एस्टिवेशन हो जाता है, ठीक है। वही समर स्लीप को हम बोल रहे हैं एस्टिवेशन, गर्मियों में जाके अंदर सो रहे, और विंटर स्लीप को बोल रहे हैं हम हाइबरनेशन। दोनों चीजें सेम ही है, बस अलग अलग टाइम पे हो रही है, इसलिए इनको अलग अलग नाम दे दिया। तो इस तरह से इनकी हैबिट एंड हैबिटेट होती है, इस तरह से ये रहते हैं। और जैसे ही रेनी सीजन आता है तो अपने आप को सक्रिय अवस्था में ले आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फूड की, ठीक है। ये भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, तो जितने भी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनको ये कहते हैं, कीट पतंगे जो होते हैं उनको ये भोजन के रूप में ले सकते हैं। ग्रास हॉपर्स जो होते हैं उनको भोजन के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अर्थवॉर्म्स जो केंचुए होते हैं उनको ले सकते हैं। तो ये हम बोलते हैं यहाँ पर कि ये इस तरह से इन सबको खा सकते हैं। कैसे खाएंगे, ये एक लंबी सी टंग होती है, जीभ होती है, उसके थ्रू ये पकड़ के उसे अंदर ले जाते हैं। तो टंग जो है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं और उसके थ्रू इनको ले सकते हैं। टंग में लसलसा पदार्थ उपस्थित होता है, जीभ में स्टिकी
सब्सटेंस उपस्थित होता है जिससे वो इंसेक्ट आसानी से चिपककर यहाँ पर आ सके, एज अ फूड ग्रहण किया जा सके। ठीक है, तो भोज्य पदार्थ में हमने इसकी बात की। जब वाटर सरफेस में भी तैरते हैं तो छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, तो उनको ये आसानी से खा सकते हैं एज अ फूड, भोज्य पदार्थ की तरह। अब बात करते हैं इनके शत्रुओं की, एनिमीज की। तो इनके शत्रु होते हैं स्नेक, सांप, हॉग, बाज, ईगल। ठीक है, ये सारे इनके शत्रु होते हैं। और सबसे बड़ा शत्रु हम ह्यूमन को भी मानते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो भी इनके शत्रु। ठीक है, तो एनिमीज से बचने के लिए भी हम बोल सकते हैं कि ये हाइबरनेशन या एस्टिवेशन करते हैं। दूसरी चीज, एनिमीज से बचने के लिए एक तो हमने बोला क्या कर रहे हैं, हाइबरनेशन या एस्टिवेशन, ताकि अपने आप को छुपा सके और स्लीप पे जा सके। ठीक है, ये मेन बेसिस नहीं बोल सकते, मेन आधार नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इसके थ्रू वो बच जाते क्योंकि इनएक्टिव होते हैं, असक्रिय होते हैं। दूसरी बात, एनिमीज से बचने के लिए ये अपने लंग्स को बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करें। ठीक है, इनके जो फेफड़े होते हैं उनको ये बिल्कुल सिकोड़ लेते हैं, जिससे कि अगर किसी ने पकड़ भी लिया है तो फेफड़े सिकोड़ेंगे तो इनकी बॉडी भी थोड़ी सी स्क्वीज हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, जिससे कि ये आसानी से पकड़ छुड़ाकर भाग सके। ठीक है, इसी के साथ इनकी बॉडी पे स्टिकी सब्सटेंस उपस्थित होता है, म्यूकस उपस्थित होता है, चिपचिपा पदार्थ जो होता है, मतलब इनकी बॉडी कैसी है, बिल्कुल स्मूथ या चिकनी है, तो उसके कारण भी ये आसानी से छूटकर जा सकते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए इनमें ये चीज भी होती है। प्लस दूसरी चीज कि ये छलांग लगाने में भी बहुत माहिर होते हैं। तो जैसे किसी के हाथ में पकड़ में आते हैं या कहीं से भी दूर से किसी शत्रु को, एनिमी को देखते हैं, तो वहां पे वो पानी के अंदर छलांग लगा जाते हैं, वाटर के अंदर जंप कर जाते हैं, जिससे कि वो शत्रुओं से आसानी से बच सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो ये अपनाते हैं ताकि अपने आप को बचा सके वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनकी लाइफ साइकिल, किस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती है। जब हम बात करेंगे जनन काल की, रिप्रोडक्टिव टाइम जो है इनका, उस टाइम पे क्या करते हैं, जल की सतह पर एग्स देते हैं। ठीक है, जैसे वाटर सरफेस जो होगी, ऊपर की तरफ जो सतह है उस पर क्या दिए जाते हैं, एग्स दिए जाते हैं, अंडे दिए जाते हैं। अब वहां से एग से ये इसमें कन्वर्ट होंगे टेडपोल लार्वा में, राइट। टेडपोल लार्वा के अंदर ये बदल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 7 to 8 mm तक टेडपोल लार्वा हो सकते हैं, और इसके बाद की बात करते हैं तो टेडपोल लार्वा की साइज 2.4 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है। एग से टेडपोल लार्वा निकले, इतने होते हैं और इतने बढ़ जाते हैं। टेडपोल लार्वा की बात करें तो इसके अंदर इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, ट्रंक, धड़ भाग और टेल। लार्वा है, स्विमिंग करता है, बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, अभी इसका नेचर कैसा है, सिर्फ एक्वेटिक, पानी में ही रहता है। ठीक है, तो हेड, ट्रंक और टेल में विभाजित। यहाँ पर इस अवस्था में ये कैसा होता है, हर्बीवोर होता है, शाकाहारी होता है। ठीक है, टेडपोल स्टेज। फिर जैसे ही ये कन्वर्ट होता है, बदलता है किसमें, एडल्ट में, तो ये हो जाता है कार्निवोर, शाकाहारी से मांसाहारी हो जाता है। ठीक है, फिर ये जानवरों को, कीट पतंगों को खाता है, इंसेक्ट्स को आसानी से खाता है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी बॉडी होती है स्विमिंग करती। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, हम बोलते हैं कि ये जो जंतु हैं ये कुछ तो इम्पोर्टेंस रखते होंगे, कुछ तो महत्वपूर्णता यहाँ देखी जाती होगी। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। और यहाँ पे ये चीज
बहुत अच्छे से देखने को मिलती है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सबसे पहली बात, रिसर्च के लिए जो हम रिसर्च वर्क करते हैं, ठीक है, जो हमारी रिसर्च वर्क कंटिन्यू रखते हैं उसके लिए बेस्ट सोर्स, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस रखते हैं, जिसका मतलब हुआ कि स्टडी के लिए इनकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। दूसरी चीज, इन्हें फिशेस को पकड़ने के लिए बेट की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब हुआ कि फिशेस इन्हें खा सकती है, ठीक। तो इन्हें जो भी जाल होते हैं जिनसे फिशेस को पकड़ा जाता है, फिशिंग रॉड्स होती है, उन पे लगा दिया जाता है मार के, और फिर इन्हें एज अ बेट की तरह यूज किया जाता है ताकि फिशेस उनको खाने आए तो अपने आप हमारे पकड़ में आ जाए, ठीक है, चारे की तरह यूज किया जाता है। तीसरी चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंस इसलिए भी रखते हैं कि ये इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, तो जब इंसेक्ट्स की संख्या ज्यादा हो जाए तो हम वहाँ पे फ्रॉग्स को छोड़ सकते हैं। चौथी चीज, एज अ फूड भी प्रेफर किया जाता है, इनके जो लेग्स हैं उनको फूड की तरह भी खाया जाता है। तो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि हमारे लिए इनकी प्रजाति जो है वो काफी इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक। अब बात करेंगे हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की या बाह्य संरचना की। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम इसे दो पार्ट्स में विभाजित कर सकते हैं। एक बात करेंगे शेप एंड साइज की, दूसरी बात करेंगे हम स्किन एंड कलर की। ठीक है, तो जब हम शेप और साइज की बात करते हैं तो शेप कैसे है ये, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, ठीक है, स्ट्रीमलाइंड है, धारा रेखित प्रकार की इनकी शरीर, स्ट्रीमलाइन मतलब धारा रेखित, जिससे आसानी से ये वाटर के अंदर जा सके, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी शेप। साइज की जब बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं 12 to 18 सेंटीमीटर तक ये लंबे, ठीक है, चौड़ाई इनकी थोड़ी सी कम होगी 12 से, तो हम बोल सकते हैं कि 5 to 6 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई देखने को मिल सकती है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई की बात की। तो ये शेप एंड साइज की बात हुई, किस तरह से इनकी शेप और साइज होती है। सेकेंड बात स्किन एंड कलर। सबसे पहले तो स्किन की बात करते हैं। बाहर की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, काफी स्मूथ होती है, चिकनी होती है, क्यूटेनियस होती है, जिसका मतलब कि वहां पर क्यूटिन नामक बिल्कुल चिपचिपा जो पदार्थ होता है वहां उपस्थित रहता है। दूसरी बात, ठीक है, स्मूथ स्किन है, क्यूटेनियस। दूसरी चीज, इनमें डर्मल प्लीका नामक संरचनाएं जो होती हैं वो भी उपस्थित रहती हैं। तीसरी चीज, इनका जो कलर है, ठीक है, इनकी स्किन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीनिश येलो। अब ग्रीनिश येलो कलर क्यों है, ताकि वो अपने आप को बचा सके, ठीक है। कीमोफ्लेज के लिए इनका कलर ऐसा होता है कि कहीं बाहर जितना भी वातावरण है, एनवायरमेंट है, उससे अपने आप को बचा सके, कीमोफ्लेज कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, तो उसके लिए उनका कलर ऐसा होता है ग्रीनिश येलो कलर। एक और चीज जो देखने को मिलती है कि जो डॉर्सल सरफेस, जो पृष्ठ सतह है, वहां पर हमें ब्राउन स्पॉट्स जैसी संरचनाएं भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। लेकिन जो वेंट्रल सतह है, अधर सतह है, वहां पर यहाँ पे तो हम बोलेंगे कि डार्क ग्रीन कलर जैसा संरचना होगी, और यहाँ पर नीचे की तरफ बिल्कुल लाइट येलो ग्रीन, बिल्कुल हल्का सा येलो ग्रीन कलर देखने को मिलेगा अधर सतह पर नीचे की तरफ, ठीक है। तो उस सतह के कारण ये पहचान में आ जाती है कि कौन सी ऊपर वाली
से नीचे वाली साइड है। तो इस तरह से इनमें कलर में डिफरेंस देखने को। एक चीज और जो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने यहाँ देखा कि इसकी स्पीशीज पहले दी गई थी टिग्रीना, ठीक है। बाद में दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टडी किया, इनका कलर पैटर्न देखा, ठीक है, मिड वेंट्रल लाइंस देखी, तो उसके आधार पर उन्होंने कहा कि इसका कलर कैसा होता है, बाघ के जैसा, टाइगर के जैसा, टाइगर के जैसा डार्क होता है, दूर से ही दिखाई देता है और उसमें धारियां भी होती हैं, ठीक है। तो उस आधार पर उसे फिर क्या दिया गया नाम, टाइग्रीना, ठीक है। पहले टिग्रीना बोला गया, फिर टाइगर के नाम पे का नाम चेंज किया गया, जिसे टिग्रीना को टाइगरीना में बदल दिया गया। वो भी इसलिए क्योंकि उनका कलर पैटर्न और वो सब उन्हें टाइगर जैसा दिखा, उनको देखते ही एकदम चमकीले जैसे रंग दिखे, तो उन्हें टाइगरीना कैटेगरी दे दी गई, ठीक है। तो नेम चेंजिंग यहाँ पर की गई बात है, राइट, क्लियर है। तो इस तरह से स्किन कलर इनका होगा। दूसरी हम बात करेंगे इनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की हमने। अब हम बात करेंगे इनकी डिवीजन ऑफ बॉडी की। दो भाग में इनकी बॉडी को डिवाइड किया जाता है। पहला होगा हेड भाग, दूसरा होगा ट्रंक भाग। एक चीज और यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है वो देख लेते हैं। देखेंगे हिंडलिन को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, थाई, स्कैंक और फुट। देन हम बात करेंगे फुट को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया था, एंकल, सोल और, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ संरचना की बात करें तो डिवीजन ऑफ बॉडी एडल्ट में 2 ही भागों में होती है। एडल्ट मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। हेड और ट्रंक भाग में डिवाइड किया गया है। हेड भाग के ऊपर की तरफ जो हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बोलेंगे स्ट्रीमलाइन हेड होता है, ठीक है। और इसी के दोनों तरफ पार्श्व सतह पर बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, ठीक है। 2 आईज होती हैं, उपस्थित होती है लेटरल साइड्स पर। अब वो आंखें जो होती हैं उनमें 2 प्रकार की आईलिड्स होती हैं, मेम्ब्रेन होती है। ऊपर
ऊपर की तरफ जो होगी आईलेट बंद करने वाली उसे हम अपर आईलेट बोलेंगे, नीचे की तरफ जो होगी उसे हम लोअर आईलेट बोलेंगे। और इसी के साथ यहाँ तीसरी आईलेट भी उपस्थित होती है जिसे हम डिक्टेटिंग मेम्ब्रेन नाम देते हैं, ठीक है। और ये नीचे वाली आईलेट से जुड़ी रहती है जो कि अगर वो तैरे तो पानी से आंखों को बचा सके, ठीक है। पारदर्शी नहीं होती, अर्ध पारदर्शी प्रकार की कुछ यहाँ मेम्ब्रेन उपस्थित है, ठीक है। डिक्टेटिंग मेम्ब्रेन जिसे हमने नाम। दूसरी बात आंख की बात होगी। आंख से जब नीचे की तरफ आती है तो टिम्पैनम वाली संरचना होती है, यहाँ बाह्य कर्ण जो होते हैं वो अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो सुनते किससे हैं? टिम्पैनम से। इनके ईयर्स हैं, कान हैं, और ये उपस्थित कहाँ होते हैं? कार्टिलेजिनस रिंगनुमा आकृति होती है उसी के ऊपर ये उपस्थित रहते हैं, जिससे बाहर का जो भी वातावरण है जैसे ये उपस्थित है वो उन्हें फील हो जाता है और ये सुन सकते हैं। ब्राउन स्पॉट्स भी इनकी सतह पर ऊपर की तरफ उपस्थित रहते हैं। और जब हम बात करते हैं ये बाहर की तरफ रहते हैं, वाटर में भी, जल में भी बाहर की तरफ इनका क्या भाग दिखता है? जो आईज होती है और जो ऊपर का पोर्शन होता है हेड वाला वो बाहर की तरफ हल्का हल्का दिखता है, वाटर से बाहर मिलता है, ठीक है। और वाटर के अंदर ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। जो इनकी त्वचा है या इनके अंदर जो एक्सटर्नल गिल्स उपस्थित होंगे उसके द्वारा ये कर सकते हैं श्वसन, ठीक है। और हम बोलते हैं कि गिल्स एडल्ट में आते आते खत्म हो जाते हैं तो वहां पर स्किन के द्वारा ही श्वसन क्रिया होती है। इसके अलावा इनकी जो गला होता है, ठीक है, वहां पर डार्क ब्लू कलर की, ठीक है, नीले रंग की बहुत डार्क एक रिंग जैसी संरचना देखने को मिलती है, ठीक है। और उस रिंग जैसी संरचना के अंदर क्या उपस्थित होता है? वोकल सैक, ठीक है, वाक कोश, जिससे ये बोलते हैं। और जो टर वाली आवाज जो रेनी सीजन में हम सुनने को मिलती है वो मोस्टली किसमें मिलेगी? मेल्स में, क्योंकि ये मेल्स में ही उपस्थित रहते हैं, राइट। तो इस तरह की संरचना यहाँ देखने को मिल सकती है। इसी के साथ यहाँ पर हम पीनियल ग्लैंड जो होती है उसका एक अवशेष, उसका एक रेसिड्यू फॉर्म में भी यहाँ देखने को मिल सकता है। तो ये तो हुई हेड रीजन की बात। हेड जो है टेल ट्रंक भाग से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, ठीक है, बीच में कोई नेक जैसी संरचना नहीं है, ठीक है, ग्रीवा जैसी संरचना नहीं है और नीचे टेल भी नहीं है लास्ट। तो ट्रंक भाग में एक कुबड़ जैसी संरचना होती है, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर मिड वेंट्रल लाइन भी उपस्थित रहती है। लास्ट में जाके यहाँ पर क्लोकल अपर्चर भी उपस्थित रहता है, ठीक है। क्लोका अपर्चर लास्ट में देखेंगे। स्किन बिल्कुल स्मूथ होती है। अब इस पे दो प्रकार के, क्योंकि टेट्रापोड्स हैं तो आगे और पीछे दो लेग्स उपस्थित हैं। इनको हम फोर लिम्ब बोलेंगे, पीछे वालों को हेड। फोर लिम्ब तीन भागों में रहता है, अपर आर्म ऊपर वाला, फिर फ्रंट आर्म, और फ्रंट आर्म से क्या कनेक्टेड होगा? हाथ, हेड, ठीक है। मतलब ऊपर वाला आर्म, फिर फ्रंट आर्म, फिर हैंड। हमारे भी ये होता है, ऊपर वाला आर्म, फ्रंट, और फिर वहां से हैंड कनेक्ट। तो इसी तरह इनकी संरचना होती है। हैंड को अगेन तीन भागों में विभक्त किया गया है, डिवाइड किया गया है, दैट इज कलाई, रिस्ट, हथेली, पाम, और नीचे की तरफ डिजिट्स बोल सकते हैं हम, या फिर कार्पल्स, मेटाकार्पल्स का नाम दे सकते हैं। तो उंगलियां जो होती हैं वो बस। एक चीज जो इंटरेस्टिंग सी यहाँ देखने को मिलती है और मेल्स में भी देखने को मिलती है वो ये कि डिजिट्स जो हैं यहाँ पर चार होते हैं और इनके बीच में कोई झिल्लीनुमा आकृति नहीं होती, ठीक। जो अंदर वाला डिजिट होता है एक, वो क्या होता है? रिप्रोडक्टिव टाइम में, जो इनका जनन काल होता है उस टाइम पे ये एकदम फूल जाता है, ठीक है। एक डिजिट, एक उंगली जो है अंदर की तरफ वाली वो फूल जाती है और क्या बनाती है? नोक्टियल पैड, जिसके कारण मेल्स जो होते हैं वो फीमेल्स को आसानी से पकड़ पाते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम, ठीक है। दूसरी बात हिंड लिम्ब की करेंगे तो ये भी तीन भागों में विभक्त रहेगा, थाई, स्कैंक और फुट। और फुट वाला जो भाग होगा वो भी तीन भागों में रहेगा, एंकल, देन सोल वाला भाग, और फिर आगे की तरफ टो, यानी कि
कि वहां पे फिंगर्स आ गए। पर टो जो होती है उसके बीच में हम देखेंगे कि वेब जैसी संरचना उपस्थित रहती है, जिसे हम वेब पैड भी कह सकते हैं। ठीक है, झिल्लीनुमा आकृति रहती है जिससे ये आसानी से वाटर के ऊपर गमन कर सकते हैं। इस तरह की संरचना होती है। अब इनके अंदर हमें सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म भी देखने को मिलता है, मतलब ये लैंगिक रूप से विभेदित होते हैं। मेल्स और फीमेल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। अब कैसे देखते हैं हम डिफरेंट हैं? पहली बात तो मेल्स जो होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं फीमेल्स से, छोटे होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इनके अंदर वोकल सैक वाक कोश उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तीसरी चीज ये आवाज करते हैं, जो साउंड करते हैं डर डर वाली, ये साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं मेल्स। चौथी चीज इनके अंदर नुक्टियल पैड उपस्थित रहता है जिससे कि ये फीमेल्स को आसानी से पकड़ सके, जो जनन काल में सिर्फ मेल्स में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे। और मेल्स जो होते हैं डार्क कलर्ड होते हैं, थोड़े से कलर उनका डार्क है। तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म या हम बोलते हैं लैंगिक विभेदता मेल्स और फीमेल्स में देखने को आसानी से हमें मिल सकती है।